स्नेहा भाभी का फोन आया था। प्रिया के घर लौटते ही मीरा ने बेटी को सूचित किया, पर प्रिया तो मानो वहां होकर भी वहां नहीं थी। उसने अपना पर्स एक ओर फेंका, सैंडल उतारे और सोफे पर पसर गई। कुछ देर तो मीरा बात को मुंह में दबाए बैठी रही, फिर आंखें मूंदे लेटी अपनी इकलौती बेटी प्रिया को देखा। मन मस्तिष्क में झंझावात सा उठ रहा था। वे दिन भर प्रिया की प्रतीक्षा में बैठी रहती हैं, पर वह घर लौटकर मानो बड़ा उपकार करती हैं। उसके पास माँ से बात करने का तो समय ही नहीं है। मन हुआ इतनी जोर से चीखे कि प्रिया तो क्या पास पड़ोस तक हिल उठे और उसके मन का सारा गुब्बार निकल जाए, पर वे भली प्रकार जानती थी कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगी। वे तो हर समय और हर कार्य में मर्यादा के ऐसे अबूझ बंधन में बंधी रहती थीं कि इस प्रकार के अभद्र व्यवहार की बात सोच भी नहीं सकती। हार कर मीरा ने टीवी खोल लिया और बेमन से रिमोट हाथ में थामे अलग अलग चैनलों का जायजा लेने लगी। उधर प्रिया सोफे पर ही सो गई थी। मीरा ने एक नजर उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। उन्होंने कितने लाड प्यार से पाला है प्रिया को, उसके लिए उन्होंने ना दिन को दिन समझा ना रात को रात। अब प्रिया अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं। वे तो उस घड़ी को कोस रही जब उन्होंने प्रिया को महानगर जाकर नौकरी करने की अनुमति दे दी थी। उसके प्रति विक्रम ने साफ मना कर दिया था कि वे बेटी के अकेले अजनबी शहर में जाकर रहने के पक्ष में नहीं है। तब उन्होंने जोर शोर से बेटी के अधिकारों का झंडा बुलंद किया था। उनका अकाट्य तर्क था कि जब बेटे को दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई व नौकरी करने का हक है, तो बेटी को क्यों नहीं। विक्रम जी ने अपनी माँ बेटी की जीत के आगे हथियार डाल दिए थे। प्रिया महानगर आ गई। पिछले 7-8 वर्षों से मीरा ने प्रिया से थोड़ा बहुत परिवर्तन होते देखा था। प्रिया जब ब्रांडेड पोशाक पहनकर कंधे पर तक कटे केसों को बड़ी अदा से लहराती और गर्दन को झटक कर अपने शहर आती, तो पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों की आंखों में ईर्ष्या का भाव देखकर उसका दिल झूम उठता था। इसी दिन के लिए तो वे जी रही थी। उन्होंने अपना जीवन बड़ी तंगहाली में बिताया था। बड़े संयुक्त परिवार में उसका विवाह हुआ था, जिसमें छोटी छोटी बातों के लिए भी मन मारकर रहना पड़ता था। पर प्रिया को MBA करते ही 30 लाख प्रति वर्ष की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी नाक कुछ अधिक ही ऊंची हो चली थी। मीरा के भाई अमित और भाभी स्नेहा उसी शहर में रहते थे। अमित भैया अड़ गए कि प्रिया उन्हीं के साथ रहेगी, वे उसे भी शहर में अकेले नहीं रहने देंगे। इसमें मीरा कोई आपत्ति नहीं थी। भाई भाभी से मधुर संबंध थे, यूं भी वे आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने को सदैव तत्पर रहते थे। प्रिया को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था। उसने नौकरी मिलते ही जिस उन्मुक्त उड़ान का सपना देखा था, उसमें यह प्रस्ताव बाधा बन रहा था, पर उसने मना लिया। प्रिया भी समझ गई कि अधिक जिद की तो नौकरी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। अमित संपन्न व्यक्ति थे, पर वे और उनकी पत्नी स्नेहा घर में बड़ा अनुशासन रखते थे। वह अनुशासन प्रिया को रास नहीं आया और मम्मी की रोक टोक से तंग आकर उसने शीघ्र ही अलग फ्लैट ले लिया। विक्रम यह सुनते ही भड़क उठे थे और मीरा को तुरंत बेटी के साथ रहने भेज दिया था। पर मीरा 4 दिनों में ही जब उब गई थी। प्रिया सुबह 9 बजे घर से निकलती तो फिर रात 8 बजे तक ही घर पर लौटती। घर में रहती भी तो या तो टीवी में व्यस्त रहती या फिर लैपटॉप में। मीरा का बस चलता तो वे कब की लौट जाती, पर विक्रम की आज्ञा का उल्लंघन करके वे नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी। मीरा ना जाने कितनी देर अपने ही विचारों में खोई रहती थी कि प्रिया की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। माँ, कहाँ खोई हो? अपनी माँ से बात करने का तो तुम्हें समय ही नहीं मिलता। मीरा तीखे स्वर में बोली। मम्मी नाराज हो गई क्या? कह रही प्रिया ने बड़े लाड़ से माँ को गले
से में बाहें डाल दी। नाराज होने वाली कौन सी बात है? आपको नाराज होने का पूरा अधिकार है, पर नाराज होने का कोई कारण भी तो है। मैंने कहा था कि स्नेहा भाभी का फोन आया था, पर तुमने तो पलटकर उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सुना था कि माँ, पर उसमें उत्तर देने जैसा क्या था? मैं भली भांति जानती हूँ कि स्नेहा मामी ने क्या कहा होगा। अच्छा, बड़ी अंतर्यामी हो गई हो तुम। तो तुम ही बता दो क्या कहा था उन्होंने। मीरा चहक उठी। मेरी बुराइयों का पिटारा खोल दिया होगा। और क्या मैं आपको सच बताऊं, उनके घर में 8 माह मैंने कैसे बिताए हैं केवल मैं ही जानती हूँ। मुझे तो उनके बच्चे करण और सिमरन पर दया आती है। इतना अनुशासन किस काम का कि दम घुटने लगे। प्रिया एक ही सांस में बोल गई, उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। बुराई भलाई की कौन कह रहे थे तो बस यही कहती रही कि बिना मिले मत चली जाना, कोई जरूरत नहीं है कहीं आने जाने की। बे बड़े धनी मानी होंगे तो अपने लिए। अब आप तो उनका रोब सहने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनका दिया नहीं खाते। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कैसे बातें कर रही हो प्रिया? माना तुम अब अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छा वेतन ले रही हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने सगे संबंधियों से मुंह फेर लें, और वह भी अमित भैया और स्नेहा भाभी जैसे लोगों से जिनके हम पर अनगिनत उपकार हैं। ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, मेरे पास समय नहीं है। आप जब कहें मैं आपको उनके यहाँ छोड़ दूंगी। अपने पैर धरती पर रखना सीख बेटी। पढ़े लिखे लोगों को क्या ऐसा व्यवहार शोभा देता है? मीरा ने समझाया, पर लोगों के कहने में से मैं उनके यहाँ रहने को तैयार हो गई थी। मैंने कभी स्वयं को उन पर बोझ नहीं बनने दिया, पर अब नहीं। उनकी रोक टोक से तो मेरा दम घुटने लगा था। प्रिया ने अपनी असमर्थता जताई। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कल ऑफिस जाते समय मुझे छोड़ देना और लौटते समय ले आना। वैसे भी दिन भर अकेले बैठे हो, मन उब जाता है। मीरा ने बात समाप्त की। अगले दिन मीरा अमित के यहाँ पहुंची तो पति पत्नी दोनों बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत जोर डालने पर प्रिया अंदर तक आई और समय न होने का बहाना करके लौट गई। जिस दिन से यहाँ से गई है आज सूरत दिखाई है तुम्हारी बेटी ने, स्नेहा ने शिकायती लहजे में कहा। उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। आजकल के बच्चों को तो तुम जानती ही हो, वे किसी की सुनते कहाँ है, पर मेरे मन में तो तुम दोनों के लिए अथाह श्रद्धा है। मीरा ने हाथ जोड़े। क्षमा याचना मांगने का समय नहीं है मीरा, सतर्क हो जाने का समय है। मैं किसी के व्यक्तित्व मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम्हें बर्बाद होते भी नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो भैया? मैं कुछ समझी नहीं। मीरा का मन किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा था। तुमने पूछा नहीं कि प्रिया यहाँ से क्यों चली गई? पूछा था, पर वह तो आपको ही भला बुरा कहने लगी। कहती है कि आपके कठोर अनुशासन में उसका दम घुटने लगा था। स्वयं को सही साबित करने के लिए कुछ तो कहेगी ही, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आगे तुम्हें जो उचित लगे करना, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। अमित भैया बोले, ऐसी क्या बात है भैया? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मीरा घबरा उठी। इसी तरह कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। तुमको युक्ति से काम लेना पड़ेगा। पर बात क्या है भैया? मीरा यहाँ आई तो 2-3 सप्ताह तो सब ठीक रहा, पर फिर उसके ढेरों मित्र आने लगे। रात के 12-1 बजे तक पार्टियां चलती, कान फोड़ू संगीत बजाता। पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, पर जब पड़ोसी भी शिकायत करने लगे तो कहना पड़ा। हमारी भी कोई मर्यादा है। अमित ने विस्तार से बताया। आपसे क्या छुपाना मीरा दीदी, मैं स्वयं प्रिया के मित्रों को नशीली दवा तथा शराब लेते देखा है। इन युवाओं के व्यवहार के संबंध में क्या कहूँ, उन्हें खुलेआम शालीनता की सभी सीमाएं लांघते देखा जा सकता है। स्नेहा ने भी अपनी बात कह डाली। मीरा को कुछ क्षण ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। अमित बाबू और स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ते और बदलते देखा। मीरा, क्या हुआ? इस तरह चुप क्यों हो गई? कुछ तो कहो। अमित घबरा गए। बोलूंगा भैया, आवश्यक बोलूंगी, पर सबसे पहले तो आप दोनों यह भली भांति समझ लीजिए
कि मुझे प्रिया पर अटूट विश्वास है। आपको अपना समझकर उसे आपके साथ रहने को मनाया था। वह तो किसी संबंधी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। मीरा हर शब्द चबा चबा कर बोली, क्या कह रही हो दीदी? प्रिया हमारी बेटी जैसी है, हम क्या उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? स्नेहा ने कहा, बेटी जैसी है ना, पर बेटी तो नहीं, इसलिए तो आप लोग जलते हैं उससे। कोई लड़की मेरी प्रिया जैसी इस पूरी बिरादरी में हर कक्षा में सर्वप्रथम रही है। वह आज इतनी सी आयु में इतनी ऊंचाई नौकरी कर रही है, इसीलिए सब बौखला गए हैं। और फिर मीरा रो पड़ी। अमित बाबू शन्न रह गए। उनकी बहन उन पर ऐसा आरोप लगाएगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्नेहा, जाओ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। अब इस संबंध में हम कोई बात नहीं करेंगे। किसी प्रकार अमित के मुंह से निकला वही खूब बात कीजिए। मेरी प्रिया को बदनाम किए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। आपने हमारी बहुत सहायता की है, पूरा हिसाब किताब कर लीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे। प्रिया का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मीरा अब भी स्वयं को शांत नहीं कर पा रही थी। चलो मान लिया तुम्हारी प्रिया जैसी कोई नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अब क्षमा भी कर दो। अमित बाबू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो मीरा ने किसी प्रकार स्वयं को संभाला। चाय नाश्ते और इधर उधर की बातों के बीच कब शाम हो गई और प्रिया मीरा को लेने आ गई। पता ही नहीं चला अब क्या होगा। अमित असली बात तो मीरा दीदी को बताई ही नहीं। मीरा के जाते ही स्नेहा ने चिंता जताई, क्यों अभी कुछ और सुनना बाकी है क्या? गांधी जी की शिक्षा का पालन करो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा अब बोलो। हम कुछ कहें तो भी वह कब सुनने वाली है? उससे उस पुत्री मोह के आगे कुछ नहीं सूझता। अमित ने पत्नी को दो टूक शब्दों में बताया। मिलाई आप अपने भाई भाभी की से घर पहुंचते ही प्रिया ने प्रश्न किया, मिलाई और खरी खोटी भी सुनाकर आई हूँ। वे होते कौन है मेरी बेटी पर आरोप लगाने वाले? मीरा गुस्से से भरे स्वर में बोली, मैं कहती तो वे हमसे ईर्ष्या करते हैं। प्रिया को माँ मीरा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। चिंता ना कर बेटी, ऐसा जवाब देकर आई हूँ कि भविष्य में कभी तेरी बुराई करने का साहस नहीं जुटा सकेंगे। ऐसा क्या कहकर आई आप? जो मन में आया सुना दिया। भैया तो लगे हाथ जोड़कर माफी मांगने। मैं तो यह सोचकर चुप रह जाती थी कि बड़े भाई हैं और कई बार सहायता करते रहे हैं, पर हर बात की एक सीमा होती है। मम्मी अब गुस्सा थूक भी दो और तैयार हो जाओ, आज डिनर करने बाहर ही जाएंगे। प्रिया की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब तो बस एक ही इच्छा है कि तेरे लिए ऐसा घर भर ढूंढूं कि सभी मित्र संबंधियों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी माँ, आप अपने जीवन साथी का चुनाव मैं स्वयं करूंगी, और वह भी पूरे तरह जांचने परखने के बाद। क्या कह रही है? कहीं किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? मन की बात तुरंत ही शब्दों में ढल गई। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। जांचने परखने में समय लगता है, अभी तो खोज शुरू हुई है। प्रिया ने हंसी में बात टालनी चाहिए, पर मीरा का दिल दहल गया। प्रिया डिनर के लिए उन्हें एक क्लब में लेकर गई, जहां उपस्थित युवक युवतियों से वह ऐसे घुल मिल रही थी मानो उन्हें सदियों से जानती हो। प्रिया उन्हें जूस का गिलास थमाकर अपने मित्रों के साथ व्यस्त हो गई, जो तेज संगीत की धुन पर एक दूसरे में डूबे थिरक रहे थे। खा पीकर घर लौटे, रात के 12 बज रहे थे। तभी कार में अजीब गंध ने मीरा को चौंका दिया। यह क्या है प्रिया, तुमने पी रखी है क्या? उफ माँ, अपनी मध्यम वर्गीय मानसिकता से बाहर निकलो। उच्च वर्ग के साथ देने के लिए थोड़ी बहुत पीने को बुरा नहीं मानते। यह तो आधुनिकता की निशानी है। भाड़ में जाए ऐसी आधुनिकता। हमारे समाज में तो लड़कियों का पीना अच्छा नहीं समझा जाता। लड़कियों की बात तो दूर रही, आप तो अमित मामा और मामी जी की तरह बात करने लगी। थोड़ी सी पीने से कोई शराबी नहीं हो जाता। अगली बार मैं आपको क्लब में के पब में ले जाऊंगी, वहां देखिएगा कितनी लड़कियां बैठी रहती है, मुझे नहीं देखना। कुछ भी अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, तुम्हारी बातों में आकर मैं अमित भैया से भी झगड़ा कर बैठी। और मीरा रो पड़ी। अगले सुबह
कुछ दिन मीरा ने अपने अकेलेपन से जूझते हुए बिताए वे प्रिया का एक नया ही रूप देख रही थी। उसके काम पर जाने के बाद विक्रम से बात करके वे मन हल्का कर लेती थी। सप्ताह के अंत में प्रिया अक्सर आधी रात को घर लौटती। वे कुछ कहती तो उसका सही घिसा पिटा उत्तर होता कि वह उनकी तरह चौके चूल्हे में अपना जीवन नहीं गंवा सकती। माँ, मैं आपके चेहरे से आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। आप पापा के पास क्यों नहीं लौट जाती? एक दिन प्रिया ने माँ मीरा से साफ कह दिया। क्या कहना चाहती हो तुम मीरा? मैंने प्रश्न किया। यही कि इस आयु में मुझसे अधिक पापा को आपकी आवश्यकता है। उसकी चिंता तुम मत करो तो अच्छा है। तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है, पर यहाँ आकर मुझे भी उनकी बात समझ में आने लगी है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे। ऐसा क्या देख लिया आपने जो मेरे लक्षण बिगड़ते दिखने लगे? अपने बेटे आर्यन के लक्षणों की कभी चिंता नहीं की आपने? प्रिया बेहद कटु स्वर में बोली। अपने भाई पर इस तरह आरोप लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जब भी उसके मिलने जाती हूँ, आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि यहाँ तुम अमित भैया और स्नेहा भाभी से लड़ झगड़ कर अकेले रहने चली आई। तुम ही बताओ कि क्लब में से नशे में धुत लौटकर तुम किसका सम्मान बढ़ा रही हो? मामा जी और मामी जी से तो आप भी लड़ झगड़ कर आई हैं। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले यह तो सोच लिया होता। इसी मूर्खता पर तो मैं स्वयं को कोस रही हूँ। वे तो तुम्हारे बारे में कुछ और भी बताना चाहते थे, पर मैं ही अपनी मूर्खता से उनकी बोलती बंद कराई। उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। मेरे संबंध में कोई बात आपको किसी और से पता चले उससे अच्छा है तो यही होगा कि मैं स्वयं बता दूं। मैं और मेरा सहकर्मी रोहित साथ रहते हैं। आप आ रही थी, इसीलिए वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया है। प्रिया बिना किसी लाग लपेट के बोली। उफ, यह मैं क्या सुन रही हूँ? संस्कारी परिवार है हमारा। ऐसी बातें बिरादरी में फैल गई तो तुमसे कौन विवाह करेगा? मीरा बदहवास हो उठी। आप उसकी चिंता ना करें, मैं बिरादरी में विवाह नहीं करने वाली। ठीक है, साथ ही रहना है तो विवाह क्यों नहीं कर लेती तुम दोनों? अभी हम एक दूसरे को परख रहे हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद यदि हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो विवाह की सोचें। वैसे भी विवाह नाम की संस्था में मेरा या रोहित का कोई विश्वास नहीं है। इसके बिना भी समाज का काम चल सकता है। प्रिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। तुम्हारे पापा को पता चला तो पता नहीं वे इस सदमे को सह पाएंगे या नहीं। मीरा रो पड़ी। मम्मी, यह रोना पीटना बंद करो। आप कहो तो रोहित को यहीं बुला लूं, आप भी उससे जांच परख लेंगी। प्रिया ने प्रस्ताव रखा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने ऐसा बेहुदा प्रस्ताव रखने का? मीरा की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। ठीक है, आप नाराज मत होइए। भविष्य में कभी ऐसी बात नहीं कहूंगी। मीरा का क्रोध देखकर प्रिया ने तुरंत पलटा बदला, पर मीरा को चैन कहाँ था। वे रात भर करवट बदलती रही। कभी बेचैनी से टहलने लगती तो कभी प्रलाप करने लगती। वे विक्रम से बात करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। रात भर सोच विचार कर वे इस निर्णय पर पहुंची कि प्रिया की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अब साथ आकर रहेगी तो वे उस पर दबाव डालकर उसे विवाह के लिए राजी कर लेंगे। अंततः उन्होंने रोहित को साथ रहने की अनुमति दे दी। वह दूसरे ही दिन साथ रहने के लिए आ गया। मीरा को जब भी अवसर मिलता वे दोनों को विवाह बंधन के लाभ गिनाती, पर प्रिया और रोहित अपने तर्कों द्वारा उनके हर तर्क को काट देते। इतनी मानसिक यातना उन्होंने कभी नहीं झेली थी। वे मन ही मन इतनी डरी हुई थीं कि सारे प्रकरण की जानकारी विक्रम को देने से मन कांप उठता था। इसी ऊहापोह में कब 4 माह बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अपने सभी प्रयत्नों को असफल होते देखकर उन्होंने सारी जानकारी अपने पति को देने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने फोन उठाया ही था कि प्रिया का फोन आ गया। मम्मी, हम 10-12 सहेलियों ने रात्रि उत्सव का आयोजन किया है। मैं आज रात घर पर नहीं आऊंगी, कल सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि कह प्रिया ने उन्हें सूचित किया और फोन काट दिया। उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। कौन है यह सहेलियां जिसके साथ इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है?
उन्होंने रोहित के आते ही प्रश्न किया, फेसबुक पर प्रिया के सैकड़ों सहेलियां हैं, मैं जान सकता हूं कि वह किसके साथ पार्टी कर रही है? सच पूछिए तो हम एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देते। रोहित ने हाथ खड़े कर दिए तो मीरा विस्फोटक हो गई। फिर उन्होंने तुरंत ही फोन पर पूरी जानकारी विक्रम को दे दी। सारी बात सुनकर वे देर तक उन्हें बुरा भला कहते रहे। फिर वे काफी देर तक आंसू बहाती रहीं, पर उस दिन उन्हें बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई। उन्हें लगा कि शीघ्र ही विक्रम आकर उन्हें इस यंत्रणा से मुक्ति दिला देंगे। वे बहुत गहरी नींद में थी जब फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? उनसे उन्नींदे स्वर में पूछा। जी मैं नेहा, प्रिया की सहेली। हम लोग खा पी कर मस्ती करने सड़क पर निकले थे। प्रिया कार का नियंत्रण नहीं रख सकी, उसकी कार कुछ राह चलते लोगों पर चढ़ गई। हम मानसी पुलिस हॉस्पिटल में हैं, आप जल्दी के साथ तुरंत वहां पहुंचे। बदहवास मीरा ने रोहित के कमरे का दरवाजा पीटा डाला। रोहित ने दरवाजा खोलते ही उन्होंने पूरी बात बता दी। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो रोहित अपने दोस्तों दोनों हाथों में सूटकेस थामे खड़ा था। और बेटा, ये अब क्या जरूरत है? मीरा ने प्रश्न किया। आंटी क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरा एक सम्मानित परिवार है, मैं पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़कर उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता। यह घर छोड़कर जा रहा हूं, आप जाने। और आपकी सिर्फ बेटी क्रोधी स्वर में बोले। रोहित बाहर निकल गया। जब तक मीरा कुछ बोल पाती वह कार स्टार्ट कर चुका था। उस अंधकार में उसे अमित की यह याद आई। फोन पर ही उन्होंने क्षमा याचना की और सहायता करने का आग्रह किया। अमित ने उन्हें धीरज थमाया, आश्वासन दिया कि वे तुरंत पहुंच रहे हैं। रिसीवर रख मीरा वहीं बैठ गई और उनके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मीरा और अमित दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर प्रिया को छुड़वाया और फिर उसे घर लेकर आ गए। प्रिया रोहित के बारे में पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उसको पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन में हो तो वह सारा सामान पैक करके तुम्हें छोड़कर चला गया। आज प्रिया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मामा और मामी जी से माफी मांगी और अपनी माँ से भी माफी मांगी। प्रिया रोते हुए बोली, माँ चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। दोस्तों, हमें मॉडर्न होना चाहिए लेकिन अपने माता पिता की परवरिश और संस्कारों को ध्यान में रखते। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को